व्यास राजवंश। जिस प्रकार से कोरोना की महामारी पूरे देश में फैल रही है और उसके इलाज में सारे देश के साइंटिस्ट भी लगे हैं और दवा खोजने में भी, इसमें हमें कई बार भी कामयाबी मिली है और आगे भी कामयाबी मिलती रहेगी। लेकिन कुछ प्रश्न चिन्ह हमेशा हमारे सामने खड़े हो जाते हैं कि आखिर जब कोई पैंडेमिक आती है तो हम लोग की नियति साफ क्यों नहीं होती है, हम किसी को सही जानकारी क्यों नहीं देते हैं, हम किसी की मजबूरी का फायदा क्यों उठाते हैं। ये आज का सबसे बड़ा सवाल है और हम सब के ऊपर एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह भी है। बात करते हैं रेमडेसिविर की। ये एक इंजेक्शन है, इसकी देश में बड़ी मारामारी हो रही थी। 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 के रेमडेसिविर बेचे जा रहे थे। लोग अपना घर बार, अपना गहना बेच करके रेमडेसिविर खरीदने के लिए लाइन लगा के रखे हुए थे, जबकि डॉक्टर भी जानते थे कि रेमडेसिविर से ना तो हम किसी को जिंदगी दे सकते हैं, ना ही हम कोरोना पेशेंट की जान बचा सकते हैं। तो आखिर इसकी क्या आवश्यकता थी? आखिर इसकी इतनी मारामारी क्यों थी? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। आखिर हम उस जनता को क्यों नहीं समझा सके कि इसको लेने से भी हम आपके मरीज की जान नहीं बचा पाएंगे। ये सब जानते हुए भी आखिर इसकी मारामारी क्यों हुई, इसकी ब्लैक मार्केटिंग क्यों हुई? ये आज भी एक बहुत बड़ा सवाल है और आने वाला समय हर किसी से जवाब जरूर पूछेगा। आखिरकार बाद में WHO ने रेमडेसिविर दवा को ही कोरोना के इलाज में से हटा दिया है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। इसका सही और सटीक जवाब डॉक्टर के अग्रवाल ने भी दिया है, जरूर सुनिएगा। दोस्तों, विचार कीजिए, विचार कीजिए, विचार कीजिए। हमें जीतना है, हमें जीतना है। हम जीत सकते हैं। सिर्फ आपका साथ चाहिए, सिर्फ आपका साथ चाहिए। संकेतों को समझिए, संकेतों को समझिए, गलतियों को सुधारिए, तय कीजिए, तय कीजिए। हमें किस दिशा में जाना है, हमें किस दिशा में जाना है। चैनल पर कुछ वीडियो क्लिपिंग देखकर बहुत अच्छा लगा। मोर नाच रही हैं, स्वच्छ पानी में मछलियां तैर रही हैं, जानवर पशु पक्षी खुलेआम विचरण कर रहे हैं और इंसान कोरोना वायरस महामारी के कारण घर में बैठने के लिए विवश है। समय बड़ा बलवान। जो देश हमें घर, मकान, रोजी रोटी कमाने के अवसर देता है, क्या उस देश की देखभाल हम सबको मिलकर नहीं करनी चाहिए? लेकिन कई लोग सोचते हैं हमें क्या। ये गलत बात नहीं है। प्राकृतिक पर्यावरण में कितनी शुद्धता आ गई है, सड़कें साफ दिख रही है, नदियों का पानी कितना निर्मल हो गया है। सड़कों पर डर के मारे कोई थूक नहीं रहा है। काश हम ऐसे ही रहकर प्रकृति के साथ कोई खिलवाड़ ना कर रहे होते। तब न सही, पर क्या हम अब भी ऐसे नहीं रह सकते कि पर्यावरण को यथासंभव नुकसान ना पहुंचाए? इस महामारी के कारण ही सही, हमें ये तो मानना ही पड़ेगा कि बार बार चेतावनी देने के बाद भी हमने पर्यावरण को विषैला किया है, नदियों को गंदा किया है और करते ही जा रहे हैं। सरकार कब तक करेगी? क्या हमारा कुछ फर्ज नहीं बनता? इस महामारी में जहां लाखों लोग संक्रमित हुए हैं और हजारों की मृत्यु हुई है, उसी वायरस ने अपनों के बीच रहने का और उन्हें अधिक से अधिक सहयोग का मौका दिया है। इसे समझने का प्रयास क्यों नहीं करते? हर चीज के दो पहलू होते हैं और हमें इस महामारी का ये पहलू समझना बहुत जरूरी है कि शायद ऊपर वाला हमें ये इशारा कर रहा है कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ। ये पृथ्वी जिसे हमने अपने स्वार्थों के लिए सिर्फ और सिर्फ रौंदने का काम किया है, आज वो हमसे जवाब मांग रही है। जवाब उसके अंधाधुंध दोहन का, जवाब सामाजिक कलुषता का,
जवाब सामाजिक जिम्मेदारियों और जवाब ये है कि हम सब जात पात धर्म और अधर्म की राजनीति को छोड़कर भाईचारे के साथ रहें और दूसरों को भी रहने दें और सबको अपना अपना धर्म निभाने दें। आज पूजा पाठ, भोग प्रसाद, बड़े बड़े यज्ञ, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे सारे बंद पड़े हैं। क्या इसका कारण ईश्वर है या फिर हम और हमारा समाज? हमें इस पर सोचना और विचार करना होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सुरक्षित रहें, सुरक्षित रहे, सुरक्षित रहें, सुरक्षित रहें, सुरक्षित रहें, सुरक्षित रहें। और अपना ध्यान रखें, अपना ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। वंदे मातरम। सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मार्केट में रेमडेसिविर की शॉर्टेज है, सारे लोग पैनिक कर रहे हैं। ब्लैक में मिल रही है, लोग घर बेच रहे हैं। किसी की मृत्यु हो गई, वो शॉक में चला गया, गिल्ट में चला गया कि अगर मेरे पास पैसे होते, रेमडेसिविर खरीद ली होती तो मेरे घर के अंदर में जान बच गई होती। डॉक्टरों ने कहा है 4-4 लोगों को रेमडेसिविर की जरूरत है, 10-10 हजार रुपए का इंजेक्शन के पैसे मांग रहे हैं लोग। मैं क्या करूं? आंसर इज वेरी क्लियर। WHO ने कल बड़ा अच्छा आंसर दिया है। नंबर 1, शॉर्टेज का मतलब है दवाई एसेंशियल होनी चाहिए। अगर वो दवाई एसेंशियल है, एसेंशियल का मतलब है बिना दवाई से आप मर जाओगे, उसे एसेंशियल मेडिसिन बोलते हैं। रेमडेसिविर इज नॉट ए एसेंशियल ड्रग, यानी कि ना ये आपकी जिंदगी बचाएगी ना आपको मरने से बचाएगी। ये माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में आपकी रिकवरी को 1-2 दिन कम कर देगी या हॉस्पिटलाइजेशन के पीरियड को 1 या 2 दिन कम कर देगी। तो गिल्ट में आने की जरूरत नहीं है, घर बेचने की जरूरत नहीं है, ज्वेलरी बेचने की जरूरत नहीं है। कौन कह रहा है? WHO। एविडेंस क्या है? CNBC। आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, WHO tells doctors not to use remdesivir as a corona treatment। यानी कि माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में तो दे सकते हैं, सीवियर केसेस में इसका कोई एडवांटेज नहीं है। द ग्रुप सेड देयर इज करंटली नो एविडेंस दैट इम्प्रूव सर्वाइवल रेट्स और द नीड ऑफ द वेंटिलेशन। मैं ये नहीं कह रहा कि रेमडेसिविर मत लो, मैं ये भी नहीं कह रहा कि डॉक्टर्स को बोलो कि रेमडेसिविर क्यों दे रहे हो। जिसका जो एक्सपीरियंस है, अगर डॉक्टर्स कहते हैं आपको मैं रेमडेसिविर देना चाहता हूं ऑन ए केस टू केस बेसिस, लीजिए, लेकिन घर मत बेचिए, ज्वेलरी मत बेचिए और इस गिल्ट में मत जाइए कि अगर रेमडेसिविर के पैसे होते तो मेरे घर में फलाना आदमी बच जाता। जिस तरह से हमारे देश में परिस्थितियां क्या पूरे विश्व में चल रही है, उसे देखकर हर इंसान कहीं न कहीं परेशान है। हर इंसान कहीं न कहीं डिप्रेशन का भी शिकार हो रहा है।
क्योंकि हर किसी ने किसी न किसी को खोया जरूर है। हमारे बहुत से कोरोना वॉरियर भी अपनी जिंदगी छोड़ गए हैं। आज हमें उन्हें भी एक सच्ची श्रद्धांजलि देनी है। हमने भी अपने परिवार से किसी न किसी को खोया है। जो बचे हुए हैं उनके लिए हमें लड़ाई लड़नी है और उन्हें बचा लेना ही हमारी एक सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। हम सबको एकजुट रहना है, एक दूसरे की मदद करना है और हर हाल में कोरोना को हराना है। हम मेरी कलम से का 10वां एपिसोड बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं। उसका नाम है खट्टे मीठे पल। ऐसे पल जो हम उन लोगों के साथ भी व्यतीत करते थे जो आज हमारे बीच नहीं है, और वो लोग भी जो आज हमारे साथ हैं और वो संघर्ष कर रहे हैं। हमें अपना और अपने परिवार का वो सारे पलों को याद रखना है, संजोए रखना है और अपनी लड़ाई लड़ते रहना है। अभी कुछ ही देर में मैं आपके लिए उसका एक ट्रेलर लेके आया हूं। आप भी देखिए और अपने परिवार के लिए एक नई उत्साह, नई उमंग और नया साहस लाने का प्रयास करें। सुनिए ना। सुन रहा हूँ ना। आपको मेरा कितना ख्याल है। आज इस मौके पे जाके ना मुझे एहसास हुआ कि आप मुझे कितना चाहते हैं। अब ये दुआ मत करना ऐसे मौके बार बार आए। मगर आप इतने परेशान क्यों हैं? ये तो खुशी का मौका है ना। मैं समझ नहीं आ रहा मैं हंसूं के रोऊं कसम। आप ये क्यों नहीं सोचते कि हम ना एक नई जिंदगी को जन्म देने जा रहे हैं। छोटी सी जान जब आपको तोतली आवाज में दादी दादी करके पुकारेगी तो उसके साथ हम फिर से बच्चे नहीं बन जाएंगे? इस उम्र में ये बचपना ठीक लगेगा क्या पागल? आप हमेशा से बेटा चाहते थे ना, हो सकता है इस बार लड़का ही हो। हमारी वर्षों की तमन्ना पूरी हो जाएगी। ये सब सोचकर कितना अच्छा लगता है। इस वक्त मैं ये सोच रहा था कि जब वो कॉलेज से निकलेगा तो मेरी उम्र 70 की होगी। डफर निकला, फेल होता रहा तो 5 साल और जोड़ लो। मैं तो तब तक सीताराम केसरी जैसा दिख रहा हूँ। हमारा बेटा डफर क्यों होगा? वो तो आपकी तरह होगा ना, बुद्धिमान, होशियार और शक्ल सूरत से भी ठीक ठाक ही होगा। और हो सकता है उसके घुंघराले बालों जैसे आपके कभी हुआ करते थे। हुआ ही करते थे। सच कहिए, आपने कभी सोचा था ऐसे होगा? आज के जमाने में इस उम्र में ये बातें भला कोई सोच सकता है? अब आपको एक और बात बताओ, आप नाराज तो नहीं होंगे ना? जुड़वा ही क्या? ये अभी से कौन कह सकता है? मैं ना तो कुछ और ही कहने जा रही थी। क्या? जैसे डॉक्टर भैया की क्लिनिक से मैं बाहर निकली ना, मुझे ऐसे लगा जैसे जवानी के दिन वापस आ गए। एक अरसे के बाद मैंने ब्यूटी पार्लर में कदम रखा। खुश खबर सुनाने के लिए मैं इतनी बेचैन थी कि मैंने सबको बता दिया। हेयर ड्रेसर एक गोरी सी लड़की थी, बहुत ही फनी बातें करती थी। वो पता उसने क्या कहा? क्या? देखिए, अगर आप बुरा मानने वाले तो मैं नहीं बताऊंगी। हाँ, उसने मेरे बारे में कुछ कहा? नहीं, खास आपके बारे में नहीं, बस मजाक में। क्या कहा? देखिए कुछ देर के लिए कीजिए कि आप ब्यूटी पार्लर में बैठे, आपके आसपास खूबसूरत खिलखिलाती औरतें बैठी हुई, जिनमें से एक आपके बाल सवारी। इमेजिन कीजिए ना। राधा, कभी मैं ब्यूटी पार्लर गया हूँ तो इमेजिन कैसे करूँ? मैं भी तो कितने बरसों के बाद गई हूँ। आपने बताया नहीं मैं कैसी लग रही हूँ। मैं तब से देख रहा हूँ तुम अनस्टैंड बातें किए जा रही हो। उस लड़की ने मेरे बारे में कुछ कहा? उस लड़की ने ना हल्की सी सीटी मारी, गर्दन टेढ़ी की और कहा, बड़े मियाँ काफी शौकीन मालूम होते हैं, अभी भी काफी दमखम बाकी है। सारी औरतें हंस पड़ी, लेकिन सच पूछे तो वो आप पर नहीं हंस रही थी। सच पूछे तो कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया उसने आपको। मजाक की बात थी, लेकिन मुझे आप पर बहुत गर्व हुआ। सच। आपको हंसी नहीं आ रही? हंस रहा हूँ मैं, मरी मरी। ये हंस रहे हैं, रो रहे हैं? पता है मैं वापसी में क्या सोच रही थी? हमारा जो स्पेयर बेडरूम है ना, उसे हम बच्चे की नर्सरी में कन्वर्ट कर देते। उसमें हम झूला डालेंगे, कमरों को ढेर सारे खिलौने से भर देंगे, कमरे की सारी दीवारों को ना गुलाबी रंग देंगे। जो देखेगा बस कितना अच्छा होगा ना? बहुत ही अच्छा होगा यार, बहुत ज्यादा ही। लेकिन इसमें खर्च काफी होगा। अरे खर्चे की तुम लोग क्यों चिंता करते हो बच्चे? खर्चे के लिए भगवान ने एक मर्द बनाया, सारा झक मार के करेगा खर्चा। मुझे थोड़े रुपए ला के दीजिए ना शॉपिंग के लिए। थोड़े यानी कितने? 40-50। ये थोड़े हैं, ये थोड़े हैं। मॉम्स, गौरी ने किचन में चूल्हा जलाया तो उसे हल्दी पाउडर नहीं मिल रहा है।
मार से खींच के मारे और मार। कहाँ रखा है? अरे वही तो है। वही तो है, लेकिन वहाँ कहाँ? अरे बाबा किचन में। किचन में? अरे लेकिन किचन में कहाँ? वो मसाले के डिब्बे के पास। मसाले के डिब्बे के पास? मसाले के डिब्बे, खाना तैयार हुआ कि नहीं? अभी तक शुरू कहाँ हुआ है? देखिए देखिए, आज के लिए ना मैं ही चली जाती हूँ किचन में। जल्दी आइए प्लीज। बिल्कुल नहीं, तुम्हें डॉक्टर पांडे ने आराम करने के लिए तुम वही करोगे। चलो यहाँ। वो तड़का, चलो वो फ्राई, चलो हल्का सा। चलो हाथ उसका। न कम बखत लड़का लगना लड़की। अब यहाँ क्या खड़ी है बबली जाना? बबली मॉम, आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? मैं बोलती हूँ बबली। आप भी? बबलू 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 लू बबलू। क्या हुआ? क्या हुआ? भूख के मारे पैर नहीं उठ रहे हैं मेरे। मेरी बात मानिए ना, आज के लिए मैं ही चली जाती। बिल्कुल नहीं, इन लोगों को काम करने की आदत पड़नी चाहिए और आज के बाद रुपए पैसे काम काज की चिंता नहीं करना। इसके लिए Really? व्हाट टू से। अरे आप ऊपर जा रहे हैं? मेरे ख्याल से सीढ़ियां ऊपर ही जाती हैं। मैं चलूं आपके साथ? आओ ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू काशी के डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ से संवाद किया। संवाद करते हुए वो भावुक हो गए और उनका हाल चाल जाना। कोरोना महामारी के खिलाफ काशी की लड़ाई के बारे में मैं लगातार आपके संपर्क में रहा हूं, जानकारियां भी लेता रहा हूं और मुझे कई सोर्सेज से पता भी चलता रहा है। काशी के लोग, वहां की व्यवस्थाएं, अस्पताल इस मुश्किल समय में कैसे काम कर रहे हैं, इसे लेकर अभी आप सब ने समय की सीमा रहने के बावजूद भी बहुत ही अच्छे ढंग से प्रेजेंटेशन हमारे सामने रखे हैं, अपनी बात बताई है। हम सब जानते हैं कि हमारे यहां कहा जाता है, काश्याम विश्वेश्वरः तथा, अर्थात काशी में सर्वत्र बाबा विश्वनाथ ही विराजमान है। यहां हर कोई बाबा विश्वनाथ का ही अंश रूप है। कोरोना के इस कठिन समय में हमारे काशीवासियों ने और यहां काम कर रहे हर एक जन ने वाकई इस कथन को सार्थक सिद्ध किया है। आप सभी ने शिव की कल्याण भावना से ही काम करते हुए जन जन की सेवा की है। मैं काशी का एक सेवक होने के नाते हर एक काशीवासी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। विशेष रूप से हमारे डॉक्टर्स ने, नर्सेस ने, टेक्नीशियंस, वार्ड बॉयज, एम्बुलेंस ड्राइवर्स, आप सभी ने जो काम किया है वो वाकई सराहनीय है। हालांकि ये महामारी इतनी बड़ी है कि आप सबके इस कठिन परिश्रम और असीम प्रयासों के बावजूद भी हम अपने परिवार के कई सदस्यों को नहीं बचा पाए। इस वायरस ने
हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। साथियों, कोरोना की सेकंड वेव में हमें कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ रहा है। इस बार संक्रमण दर भी पहले से कई गुना ज्यादा है और मरीजों को ज्यादा दिनों तक हॉस्पिटलाइज भी रहना पड़ रहा है। इन सब से हमारे हेल्थ सिस्टम पर एक साथ बहुत बड़ा दबाव पैदा हो गया है। बनारस तो वैसे भी सिर्फ काशी के लिए नहीं, पूरे पूर्वांचल की स्वास्थ्य सेवाओं का एक केंद्र है। बिहार के भी कुछ हिस्से के लोग काशी पर डिपेंडेंट होते हैं। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर यहां की स्वास्थ्य व्यवस्था पर इतना दबाव बहुत बड़ी चुनौती बनकर के आया। पिछले 7 सालों से यहां के हेल्थ सिस्टम को लेकर जो काम हुआ उसने हमारा बहुत साथ दिया। फिर भी ये असाधारण परिस्थिति रही। हमारे डॉक्टर्स, हमारे हेल्थ वर्कर्स के इतने बड़ी परिश्रम से ही इस दबाव को संभालना संभव हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम कटारे, लेखक, निर्देशक, अभिनेता, यात्री थिएटर ग्रुप मुंबई। आज देश का हर नौजवान कलाकार बनना चाहता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सही मार्गदर्शन, सही दिशा मिलना बहुत बहुत आवश्यक है। कॉम्पैग्नो न्यूज और यात्री थिएटर ग्रुप मुंबई आपके लिए ला रहे हैं रंग कार्यशाला यानी थिएटर वर्कशॉप। इस वर्कशॉप में आप अपने अंदर के कलाकार को पहचानेंगे, अभिनय की बारीकियों से रूबरू होंगे, अपने अंदर की अच्छाइयां, बुराइयों से आपका परिचय कराया जाएगा ताकि आप उन पर काम कर सकें। ये वर्कशॉप ऑफलाइन, ऑनलाइन हो रहे हैं। आप इस ईमेल पर अपनी डिटेल भेज सकते हैं hr@cssplindia.com या व्हाट्सएप नंबर पर भी अपनी डिटेल भेज सकते हैं। नंबर है 9198901347। आइए इस वर्कशॉप का हिस्सा बनिए। मुझे पूरा यकीन है कि इस वर्कशॉप के बाद आप अपना जीने का नजरिया बदल देंगे। आप अपने अंदर एक बहुत बदलाव महसूस करेंगे। तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं जल्दी। जय हिंद।